नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मुंबई के लिए कहा जाता है कि यह शहर सोता नहीं है, इसकी रफ्तार कभी थमती नहीं है। सपनों की ये माया नगरी अपनी रवानगी में बहने के लिए जानी जाती है। इसकी आबो हवा में ग्लैमर, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की कहानियां रोमांच को बढ़ा जाती हैं। लेकिन 24 साल पहले की एक तारीख से देश की इस कमर्शियल कैपिटल के हिस्से में एक ब्लैक फ्राइडे भी आया था। 12 मार्च 1993 को पूरा मुंबई धमाकों से दहल गया। आज भी उन धमाकों के काले धुएं लोगों की जिंदगी से छटे नहीं हैं। 24 साल बाद धमाकों के गुनहगारों पर अदालत का दूसरा बड़ा फैसला आया है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया है। लेकिन इन धमाकों का एक और गुनहगार है जो सबसे बड़ा गुनहगार है, दाऊद इब्राहिम, जो आज भी खुली हवा में चैन की सांस ले रहा है। तो क्या मुंबई को पूरा इंसाफ मिल गया? क्या दाऊद इब्राहिम पर अब शिकंजा कस पाएगा? क्या मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार को सजा मिल पाएगी कभी? आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको यह बता देता हूं। मेरे साथ इस पैनल में शामिल हो रहे प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं कांग्रेस से, और मेरे साथ महाराष्ट्र के फॉर्मर एडिशनल डीजीपी भी हैं, और साथ ही साथ AK वाजपेयी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। इन सब से हम बात करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चौबीस साल लग गए 257 लोगों की मौत के गुनाहगारों के खिलाफ फैसला आने में, लेकिन अब टाडा कोर्ट ने बॉम्बे ब्लास्ट केस के दूसरे फेज का फैसला सुना दिया है, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 6 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। दोषियों को कितनी सजा मुकर्रर की जाएगी, इसका फैसला 19 जून को कोर्ट सुनाएगा। लेकिन यह पहले से ही तय है कि अबू सलेम को भारतीय कोर्ट फांसी की सजा नहीं सुना सकता। दरअसल पुर्तगाल ने भारत को अबू सलेम को सौंपने से पहले ही यह शर्त रखी थी कि अबू सलेम को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन कोर्ट उसे 25 सालों की सजा का फैसला सुना सकता है। आज जिन साजिशकर्ता को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है, उनका रोल अहम रहा है। उनकी वजह से 12 मार्च को बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। मुस्तफा डोसा हो या अबू सलेम हो, ये पर्दे के पीछे थे, लेकिन कानून के शिकंजे में आ गए, और इसीलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये मेरा दावा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में कोर्ट ने सलेम को बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। वहीं बम धमाके के दोषी मुस्तफा डोसा को साल 2004 में UAE से गिरफ्तार किया गया था। अन्य 5 आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था। इस मामले में साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई थी। इस मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से ही फरार है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी मुद्दे पर जी बिजनेस के सवाल, दाऊद का प्रत्यर्पण कब होगा? दाऊद के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना पाएगा भारत? मुंबई हमलों के बाद कितना सुरक्षित देश? तो ये वो सवाल हैं जो अपने इस डिबेट के दौरान उठाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ इस डिबेट में कौन कौन है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप भी मुंबई को बहुत करीब से जानते हैं और मुंबई में से ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला, मुंबई को एक इंसाफ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये माने कि जो 12 मार्च को जो हुआ था 1993 में, उसका इंसाफ मिल गया लोगों को, या आपको लगता है कि नहीं, अभी एक और आखिरी कील इस ताबूत में ठोकना बाकी है? नहीं, इंसाफ अभी अधूरा है, क्योंकि जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और अन्य सूत्रधार, वो आज भी पकड़ से बाहर हैं। 1993 में जिन लोगों ने बम कांड को अंजाम दिया, बम कांड को अंजाम देने वाली जो ISI, जिस एजेंसी ने उनको स्पॉन्सर किया था, उसमें से जलवाला जिसने उस स्पॉन्सरशिप को किया था, वो तो नेचुरल डेथ को प्राप्त हो गया। उसके अलावा जितने भी प्रमुख षड्यंत्रकारी हैं, उसमें से याकूब मेमन और उनके परिजनों को छोड़कर, जैसे मोहम्मद डोसा आज भी बाहर है,
जबकि मुस्तफ़ा मजरू पकड़ा गया है। तो एक 33 अभियुक्त जो बड़े पैमाने पे षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे, वो 33 अभियुक्त आज भी जो हैं वो पकड़ से बाहर हैं। इन 33 अभियुक्तों को शिकंजा कसे जाने की जो आवश्यकता थी 1993 से लेके शुरू के 5, 7, 8 वर्षों में, उस पर काम ही नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा कि 1993 से लेके 1999 तक दाऊद इब्राहिम बाकायदा दुबई बैठकर ही अपना जो है वो कार्यों का संचालन करता रहा। यहाँ तक कि 2005 में दुबई जाकर वो अपने बेटी की शादी को उसने जो है उसमें दावते वलीमा दी। दावते वलीमा भारत की एक पत्रकार स्वयं पहुंच गई वहां, लेकिन कभी भी भारत सरकार के जो एजेंसियां हैं वो दाऊद इब्राहिम के गले तक या उसके करीब तक नहीं पहुंच पाई। आज जो इस समय जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है श्री अजीत डोवाल, इन्होंने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए एक दस्ता बनाया था, लेकिन 2005 में वो दस्ता अपने काम को अंजाम देता। उसके पहले एक पुलिस अधिकारी जो मुंबई का ही जुड़ा हुआ था, डीसीपी, उसने जो है उस काम को अंजाम देने वाले जिन लोगों की टोली बनाई गई थी उनको ही गिरफ्तार कर लिया है। तो जिस तरह से भारतीय एजेंसियां जो हैं उसमें विरोधाभास रहा है, उस विरोधाभास के कारण दाऊद इब्राहिम और उसको पाकिस्तान ठीक है, लेकिन प्रेम जी एक एनिमी कंट्री प्रेम जी ठीक है, आपकी बात मान ली प्रेम जी, आपकी बात मान ली, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रेम जी आपकी बात मान ली, लेकिन अब तो मुंबई में या कहें महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है और दोनों जगह की एजेंसियों को आप अपने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दाऊद इब्राहिम को जो एक वादा भी था कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव के वक्त कि दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, वो वादा भी लोग पूछ रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कब आएगा। लेकिन मैं आता हूं, आपसे सवाल लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहता हूं। प्रियंका, क्योंकि आप भी एक मुंबई कर हैं और एक बहुत बड़ा फैसला ये मुंबई वालों के लिए है। मैं आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं। प्रियंका, कैसा महसूस होता है जब ऐसे लोगों को फांसी की सजा होती है? एक मिनट, कैसा, और क्या आपको लगता है कि अबू सलेम को जो दोषी ठहराया गया है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तो अभी तय होगा, आपको लगता है कि मुंबई के लोगों को इंसाफ मिल गया आज? नहीं, कैसे इंसाफ मिला? इतने सालों बाद किसी तरीके का कन्विक्शन हुआ है। कुछ समय पहले भी जब याकूब मेमन को फांसी हुई थी, वो भी कितने सालों तक वो पूरा केस चला था। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पर फिर भी हम कहेंगे कि कोई कंक्लूजन हुआ, कोई क्लोजर होता है लोगों के लिए, वो हुआ है। पर सबसे फाइनल मैं कहूंगी मूवमेंट तब होगा जब दाऊद को पकड़कर इंडिया लाया जाएगा। और आपको ध्यान होगा ये जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे वो किस वजह से हुए थे, क्या कारण था, सबको पता है। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी उसकी रिवेंज में ये पूरी प्लॉटिंग की गई थी। आज बाबरी मस्जिद के जो लोग हैं जिन्होंने वो बाबरी मस्जिद को गिराई है, उनका तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद जो पूरे देश में सारे राइट्स देखे गए, मुंबई ब्लास्ट देखे गए, तो वो तो बाबरी मस्जिद का आउटकम रहा है। तो जब तक बाबरी मस्जिद का क्लोजर नहीं होता है, उनके लोगों को नहीं पकड़ा जाता है, तब तक ये सारे जो केसेस हैं ये लोग अपनी राजनीति के लिए भुनते रहेंगे। जैसे अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भुनने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको भी पार्टी का बंटवारा कर देते हैं, देश की सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं बात करते हैं। 3 साल से इनकी सरकार है, सत्ता में, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, फिर भी इनके मंत्रीगण जो हैं दाऊद के करीबी माने जाने लोगों के साथ उनकी शादियां अटेंड करते हैं। और जब बात आती है देशद्रोह की, तब दूसरों पे आरोप लगाते हैं। तो देश की अगर सुरक्षा की बात करनी है तो पहले उनके जो नेता हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, इनसे पूछा जाए कि जब आप शादी अटेंड करने जाते हैं। मैं शुक्ला जी आ रहा हूँ, शुक्ला जी मैं आ रहा हूँ। प्रेम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात पूरी मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम जी मैं आ रहा हूँ। इनका जो साथी है दुबई पाकिस्तान से पकड़कर कैसे लाया जाएगा? चलिए प्रेम शुक्ला जवाब दे। प्रेम शुक्ला 1 मिनट में जवाब देना। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी नवाज शरीफ की तबीयत से पहले उनसे ये पूछे दाऊद कब वापस देश में आएगा। उन महिलाएं, वो माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया इन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, उनके बारे में भी जरा प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। ओके प्रियंका जवाब लेते हैं। प्रियंका जवाब लेते हैं। क्यों मेहरबान है, इसका जवाब चाहिए होगा। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रियंका जवाब सुन लीजिएगा धैर्य से। 1993 में बमकांड होने के बाद 1999 तक पाकिस्तान से कभी दाऊद इब्राहिम मांगा ही नहीं गया था, यूएई से कभी जो है दाऊद इब्राहिम मांगा ही नहीं गया था।
क्योंकि श्री अहमद पटेल, श्री गुलाम नबी आजाद के दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं। ये एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में ये बात कही गई थी और एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया। मैं आऊंगा प्रियंका, 1 मिनट आता हूं, आपको काउंटर करने का टाइम दूंगा। फाइनेंसर रहा है, उसके मामले में अशोक देशभ्रतार नाम के डीसीपी ने इंट्रोगेशन किया, बाकायदा एसआईटी जो काले धन की उसके सामने वो टेप रखा गया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद हसन सर अब ये बताइए ना प्रेम जी, मैं इन बातों को नहीं पूछ रहा हूं आपसे प्रेम शुक्ला, मैं पूछ रहा हूं कि केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह आपकी सरकार है। मेरे साथ फॉर्मर एडिशनल डीजीपी मैं इनसे पूछूंगा पीछे क्या हुआ, आगे क्या रोड मैप है। दाऊद इब्राहिम का संरक्षण जो है, जब कांग्रेस के सत्ताधीश सत्ता में बैठकर आतंकवादियों को, टाइगर मेमन का पासपोर्ट आपको पता किसने बनवाया था? श्री मुरली देवड़ा, जिनको पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। टाइगर मेमन जो है उनका बनवाया, और 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम और बम कांड के अभियुक्तों की कभी मांग तक नहीं की गई। चलिए ठीक है, 99 से लेकर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका, मैं आ रहा हूं 1 मिनट। मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2014 तक प्रेम शुक्ला, ये बीती हुई बातें हैं, आपने बता दी देश को कि किस पार्टी के किस नेता ने क्या किया था। प्रेम शुक्ला, सवाल यह है कि जिस नाम को आपने चुनाव में भी भुनाया, प्रेम शुक्ला सवाल यह है कि जिस नाम को आपने चुनाव में भी भुनाया और जिस नाम पे आप अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं, इनकंसिस्टेंट हो गए सरकार में बैठे लोग। सर केंद्र में और महाराष्ट्र में दोनों जगह आपकी सरकारें हैं। आज जिस अजीत डोभाल की आप बात कर रहे थे वो आपके ऐसे हैं, ले आइए दाऊद को। थोड़ी इनकी सच्चाई दिखा दी। नहीं, 1 मिनट प्रियंका, 1 मिनट। सच्चाई क्या दिखा दी लोगों को या देश की जनता के सामने? ऐसे तिलमिला गए हैं, इतनी बुरी तरीके से तिलमिला गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। मैं अब आपको बड़ा दाऊद इब्राहिम वहां से बैठकर अहमद पटेल के माध्यम से यहाँ सरकार में नियुक्तियां कर। अच्छा ठीक है, 1 मिनट प्रेम जी रुकिए, प्रेम शुक्ला रुकिए, सर रुकिए 1 by 1। ओके प्रेम शुक्ला, हो गया, आपने बोला कांग्रेस को चुनौती है। प्रेम शुक्ला रुकिए, कार्रवाई करके दिखाए। प्रेम शुक्ला रुकिए। प्रियंका अपनी बात 20 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मेरे साथ जैन साहब हैं, फॉर्मर एडिशनल डीजीपी हैं, उनसे मैं कानून के पहलू ये क्या बात होती है? हम 20 सेकंड में नहीं, हम 20 सेकंड में बात खत्म कर लें और ये नॉन स्टॉप बोलते रहें, कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाते रहें। इनको बताएं, अभी अजीत डोवल का नाम ले रहे थे, भूल जाते हैं ये वही अजीत डोवल हैं जब अरे रुकिए सर, 1 by 1 प्रेम जी रुकिए 1 by 1 प्रेम जी 1 by 1। जो टेररिस्ट है, जो अब कश्मीर में हंगामा मचाए बैठे हैं, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिहा किया है। आज भी कश्मीर में तबाही मचाते हैं और वही प्रियंका मुद्दे पर रहते हैं ना। प्रियंका आप कश्मीर कहां जा रही हैं? आप बाबरी चली गई, कश्मीर चली गई, दाऊद इब्राहिम की बात हो रही है, आप दूसरे मुद्दे पर चली गई। इनका मुद्दा कुछ भी हो सकता है। कैसे मुद्दा हो सकता है? वो दाऊद इब्राहिम से अलग बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी, अगर वो दाऊद इब्राहिम से इधर उधर जरा से भी जाएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा उनको। वो दाऊद इब्राहिम से जुड़े मुद्दों पर ही बोल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कितना आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं देख रही हूं। नहीं प्लीज, ये कोई दाऊद के मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि अजीत डोवल का नाम करते हैं, क्या हो गया अजीत डोवल? रुकिए प्रेम शुक्ला, रुकिए दाऊद को नहीं ला पाएंगे। ये तो आपने हर चुनावी रैली में दाऊद इब्राहिम का नाम लिया था। ठीक है, हर इंटरव्यू ठीक है, मैं पीके जैन साहब के पास जाऊंगा। ओके होल्ड ऑन ओके पाकिस्तान से ठीक है, मैं पीके जैन साहब के पास जाऊंगा। ठीक है, प्रेम जी रुकिए। ओके, मैं पीके जैन साहब के पास जाऊंगा। पीके जैन साहब, क्योंकि आप महाराष्ट्र के फॉर्मर एडिशनल डीजीपी रह चुके हैं सर, और महाराष्ट्र का ये जो महाराष्ट्र को जो घाव मिले थे 1993 में, ना तो मुंबई भूली है, ना महाराष्ट्र भूला है, ना आज देश भूला है। जैन साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या वाकई इस पूरे मामले में देर हुई? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में एक कंक्लूजन तक ये पूरी जांच पहुंच चुकी है और जिन दोषियों को सजा हुई है, मुंबई करके जो घाव है उनको भरने में ये काफी मददगार है? या आपको लगता है कि नहीं, जब तक दाऊद इब्राहिम नहीं आएगा तब तक ये घाव नहीं भरेंगे? देखिए, बिल्कुल सही है। इतने 24 साल के बाद, उसके पहले जो पहली इंस्टॉलमेंट आई थी कन्विक्शंस की, उससे लेके आज दूसरी इंस्टॉलमेंट आई है कन्विक्शंस की। ये बहुत लेट हो चुका है केस, ये 24 साल लग गए इसको पूरे मसले में पहुंचने में। और जो मुख्य सूत्रधार हैं इस पूरी साजिश के और इन बम धमाकों के, 250 से ज़्यादा लोगों के मरने के, वो अभी भी हमारी पकड़ से बाहर हैं। दाऊद इब्राहिम इस देश के कब्जे में कभी नहीं आएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या बीजेपी की रहे। उसका कारण ऐसा है कि ये आदमी पाकिस्तान की आईएसआई और गवर्नमेंट के साथ में इतना घुल मिल के काम कर चुका है कि हमारा जो
पिछला जो मुंबई में कांड हुआ था दहशतवादी 26/11 का, उसके एक आरोपी के पकड़े जाने से पाकिस्तान सरकार को बहुत एम्बेरस होना पड़ा, बहुत सारे राज खुले उनके। अब दाऊद जैसा आदमी जो इतने पिछले 25 सालों से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ISA के साथ हाथ मिला के काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे दहशतवादी कार्रवाई करता है, हमारे देश के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उस आदमी को पाकिस्तान किसी भी हालत में इस देश को हैंडओवर नहीं करेगा। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है जो बार बार ये डिनाई करता है कि दाऊद उसकी धरती पर है। जब भी ये उनको किसी तरह की इंटेलिजेंस या कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, दाऊद कुछ दिन के लिए जाके अफगान बॉर्डर के पास किसी न किसी कोने में छुप के बैठ जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद से और उनकी प्रोटेक्शन में, और जब वो मामला ठंडा होता है वापस आ जाता है। ठीक है। इसलिए अगर आज हम ये उम्मीद करें कि वो आदमी वापस दिया जाएगा इस देश को, संभव नहीं है। जब भी मिलेगी उसकी डेड बॉडी हमारे को मिलेगी, इसके बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रिया, इन्होंने पूरी डिस्कशन को पॉलिटिकल रंग दे दिया। इस चीज को इसकी जो गंभीरता है उसके साथ में डिस्कस किया जाना चाहिए। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, आगे से इस देश को कैसे बचाया जाए, और हम जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। चलिए सर, मैं आपकी बात को, प्रियंका सुन रही होंगी और भी लोग सुन रहे होंगे, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं AK वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा। वाजपेयी साहब, अबू सलेम के बारे में आपसे सवाल लेना चाहता हूं। अबू सलेम को दोषी करार दिया गया है, लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट है टेक्निकल, वो है कि जो हमारी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है पुर्तगाल के साथ, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। तो क्या अबू सलेम के मामले में आपका कानूनी अनुभव क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, ऐसा गौरव जी, ये सेशन ट्रायल है और क्रिमिनल लॉ में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक होता है इंडियन पिनल कोड। ये सिर्फ दो किताबें हैं, दो एक्ट हैं जिसके तहत सारी कार्रवाई की जाती है। जहां तक सवाल ट्रीटी का है, ट्रीटी एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट के साथ की है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। कोर्ट को जो सजा देनी है वो सजाएं सारी शेड्यूल्ड हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर, और उसमें अगर हीनियस क्राइम है, इस तरह के क्राइम है, तो उसमें फांसी की सजा मुकर्रर है। नहीं, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि आपने तो संधि की हुई है। नहीं, उसका तरीका दूसरा है। देखो, वही तो मैंने कहा कि अगर एक कंट्री की दूसरी कंट्री से कोई ट्रीटी होती है तो वो IPC को ओवर रूल नहीं कर सकती है। उसका तरीका दूसरा है। उसका तरीका ये है कि ये लोग जब अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट को पावर नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है अंडर आर्टिकल 142 कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस किसी भी सजा को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका ये है कि भारत सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल के कोर्ट के सामने ये बात रखे कि इस तरह की हमारी ट्रीटी हुई है और इससे ज्यादा सजा इसको न दी जाए। अगर ये सरकारी पक्ष करता है तो कोर्ट कंसीडर कर सकती है, अदरवाइज कोर्ट के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जो सजा IPC में मुकर्रर है उसके तहत इनको सजा मिलेगी। ये बड़ा तो क्लियर। पूरे मामले में आगे क्या देखें हम, क्या समझा, आगे क्या होगा? नहीं, ये तो कोर्ट अपनी सजा देगी। जैसे याकूब मेनन को सजा दी है, इनको कॉन्स्पिरेसी में 120B में ट्रायल किया गया है। 120 की कोई इंडिपेंडेंट सजा नहीं होती। वहां तो कोई बाउंडिंग थी नहीं याकूब मेमन के मामले में। 120B में सजा वही है जो कि मेन ऑफेंस में सजा होती है। ठीक बात है। तो जो सजा फांसी की उसको मिली है वो इसको भी मिल सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो लाइफ की सजा देती है या फांसी की सजा देती है। बट उसके रास्ते में ये जो ट्रीटी का आप लोग बात कर रहे हैं, ये ट्रीटी कहीं किसी तरीके से नहीं आती है अनलेस एंड अनटिल सरकारी पक्ष जो है, सरकारी वकील जो है, वो कोर्ट को ये जानकारी दे कि सर इसको ये ट्रीटी हमारी हुई है, इसलिए इसको 25 साल से ज्यादा की सजा न दी जाए। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा जैन साहब, क्योंकि जैन साहब आप पुलिस की वर्किंग को समझते हैं, पुलिस व्यवस्था को समझते हैं। कई बार ये आरोप लगते हैं कि दाऊद इब्राहिम, जैसा कि अभी खुद प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा कि हाथ आते आते रह जाता है, क्योंकि कई लोग उसके सहयोगी पुलिस में भी रहे हैं और वो उसको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि दाऊद कभी हाथ नहीं आएगा, दाऊद हाथ नहीं आएगा, लेकिन जैन साहब क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है इसलिए हाथ नहीं आएगा? देखिए, हमारे यहाँ कमी यह है कि हमारे यहाँ की यंत्रणा, वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, एक ऐसा ग्रुप रहा है जो हमेशा दाऊद का हस्तक रहा, दाऊद का सपोर्टर रहा, दाऊद के पैसे पे ऐश करता रहा। इसके बारे में कोई शंका नहीं है। बहुत बार लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ के खिलाफ में डायरेक्ट एविडेंस मिली, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिनके खिलाफ में डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिली उनके कहीं कॉन्फिडेंशियल रोल्स में ये बात एंटर कर दी गई। लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे उसको सपोर्ट होने की वजह से उसको हर तरह की मदद मिलती रही। अब ये जो लास्ट आपने किस्सा बताया, जब एक ग्रुप को तैयार किया गया था और उसको हमारे यहाँ के एक ऑफिसर ने पकड़ा, अब ये बहुत बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है
और ये बात सही है कि वो ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिया गया फॉर सम रीजन, और क्योंकि वो ग्रुप न्यूट्रलाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसलिए वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अभी ये है कि भारत के सामने ऑप्शन दो नहीं है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान ना तो कभी उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करेगा, ना उसकी पाकिस्तान में प्रेजेंस को एडमिट करेगा। ये बार बार हो चुका है हमारे अलग अलग तरह के सबूत देने के बावजूद भी। अब पीछे एक कोवर्ट ओवर्ट ऑपरेशन की बात चल रही थी, वो ऑपरेशन भी अब कोई पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि हमारी सिचुएशन नहीं है आज की डेट में एक ऐसे देश के साथ में लड़ाई लड़ने की जो बिल्कुल रोग स्टेट हो चुका है, जो पूरी दुनिया के लिए दहशतवादी बन चुका है। ठीक है, मैं यही सवाल लेके अभी आज की सिचुएशन ऐसी आपके सामने है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके प्रेम शुक्ला, यही सवाल मैं लेकर आता हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला, जिस कंट्री के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हों जो कभी भी भरोसेमंद ना रहा हो, फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को हम ले आएंगे? आप सुन रहे हैं जो डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र के एडिशनल डीजीपी, वो कह रहे हैं दाऊद आएगा तो उसकी लाश आएगी, दाऊद जिंदा कभी नहीं आएगा। फिर उसको चुनावी रैलियों में उठाना, फिर उसके ऊपर कहना कि हम काम कर रहे हैं, कैसे होगा ये? मैं पीके जी देखिए, आदरणीय पीके जैन जी जो कह रहे हैं वो बात आंशिक सत्य है। पाकिस्तान कभी भी, पाकिस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम या कोई भी आतंकवादी, उनका जो स्ट्रेटजिक एसेट हुआ करता है, उस्मा बिन लादेन को भी उन्होंने कभी जो है अमेरिका को नहीं सौंपा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, अप्रैल 2014 में जो चुनाव के पहले इंटरव्यूज दिए, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि टेलीविजन पर डिस्कस करके दाऊद इब्राहिम को नहीं लाया जा सकता। मतलब ये सर, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल मत डिस्कशन कीजिए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ले आइए। सरकार उस तरह का कोई ऑपरेशन को अंजाम नहीं देती, यानी कवर्ट ऑपरेशन को अंजाम नहीं देती। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब तक कोई कवर्ट ऑपरेशन नहीं होगा और जब तक किसी का आत्मबल, हमारी एजेंसियों को सरकार का आत्मबल राजनीतिक इतना तगड़ा नहीं होगा। होता क्या है, 2004 तक दाऊद इब्राहिम को लेकर, छोटा शकील को लेकर बहुत प्रेशर बनाया गया, वो भूमिगत हो गए। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक ऐसी स्थितियां थी, मैं आपको बहुत सारे टेप सुना सकता हूं, और एक तो चार्जशीट में बाकायदा उसका हिस्सा है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम जो है वो सट्टे के नेटवर्क को, आईपीएल का जो फिक्सिंग नेटवर्क था, वो दाऊद इब्राहिम रन कर रहा था। दाऊद इब्राहिम जब एक विशेष, नहीं तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला? फिर इस पे फिर वही जैन साहब की बात आती है, फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि 2004 से 2014 तक देश में ऐसी स्थितियां बनाई गई कि दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ा जा सका। हाँ, जिससे दाऊद इब्राहिम बहुत आराम से रह सके वहां। अच्छा, दाऊद इब्राहिम कराची में बैठकर भारत में तमाम जवाब लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी से, और ये मेरा क्योंकि आप 2004 से 2014 की बात कर रहे हैं, उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी। ये खुद आपने जो है जवाब लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जब तक आपकी सरकार थी, ये प्रेम शुक्ला का आरोप है कि आपकी सरकार ने कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं, ये ऐसा कोई वहां पर, बल्कि मदद करी गई कहीं ना कहीं, जैसे कि वो कह रहे हैं, और इस वजह से दाऊद इब्राहिम नहीं आया। मैं सबसे पहले जो आपके एक्स पुलिस ऑफिसर महाराष्ट्र के बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगी उन्होंने इसका भी राजनीतिकरण का हिस्सा सुना होगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप राजनीतिकरण कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, जो इसका किसी तरीके का ना ही उनके पास एविडेंस है, ना ही कोई प्रूफ है। इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करना और दूसरी सरकारों को दोष देना, पिछले 3 साल से इनको ध्यान होगा। देखिए, चिल्लाते रहते हैं, बीच में बोलते रहते हैं और फिर दूसरों को बोलने नहीं देते, पर हमारे महाराष्ट्र के एक्स डीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल को ये सुनाई नहीं दिया होगा। उनको सिर्फ तभी सुनाई देता है जब कांग्रेस बात करता है और उनको जवाब देता है। तो मैं तो बस यही कहूंगी, ये ध्यान होगा कि ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यही जब कंदाहार प्लेन हाईजैक हुआ था, यही 4 कथित टेररिस्ट को छोड़कर आए थे जो कश्मीर में हंगामा मचा रहे हैं। 3 साल से इनकी सरकार है, 3 साल से इनकी सरकार है। इनकी सरकार ने डेविड हेडली, जो मुंबई के हादसा हुआ था, 26/11 का हादसा हुआ था, इन्होंने अमेरिका के साथ ये अग्रीमेंट कर दिया कि हमें डेविड हेडली का एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, हम तो उनका विटनेस अकाउंट वहीं से बैठे बैठे ले लेंगे। तो और जब इनकी बात आती है तो इसके बारे में तो किसी को सुनाई नहीं देता है। एक्स डीजीपी आकर उन पे आरोप नहीं लगाते हैं, उनको तभी सुनाई देता है जब कांग्रेस कुछ सवाल, कुछ ऐसे तीखे सवाल सरकार से उठाती है। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनसे साड़ी और शॉल की बात करते हैं, उनसे उनकी शादियां अटेंड करते हैं,
उनकी शादियां अटेंड नारायण करते साहब। हैं, वहां पे जाकर उनकी माँ का हाल पूछते हैं, उनकी तबीयत का हाल पूछते हैं, पर कभी ये नहीं पूछते हैं कि दाऊद को कब एक वीजा मिनट प्रेम आएगा। जी, प्रेम जी, एक मिनट, बात पूरी हो जाए प्रियंका की। ओके प्रियंका, कंप्लीट करिए। देश में लौट प्रियंका, कर कंप्लीट करिए। आएगा। मुंबई का हादसा आप सिर्फ साफ मुंबई तौर पे ब्लास्ट दाऊद नहीं इब्राहिम का भला था, कर रही है, 26/11 भी था। ठीक है। आई नो जैन साहब को ठीक है। बहुत तीखा लगा प्रियंका, होगा, हाँ। मेरे कुछ आरोप इनको आप तीखे दाऊद लगे इब्राहिम होंगे। प्रियंका, मैं चाहता हूं, शायद प्रियंका सच तीखा तो आपको भी उनको लगा आपत्ति और मैं होगी। चाहता हूं कि आपने जिस तरह जवाब दिया एक मौका जैन साहब को भी देना चाहिए। जैन साहब मुझे- आप कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? मैंने हर चीज बहुत को बाबरी ही मस्जिद मैं में आई लेके थिंक मैंने जाना। बहुत ही शालीनता पूर्वक इनका जवाब दिया हाँ, है। ठीक है, माना आपकी क्योंकि बात। मैं कहीं जैन भी- साहब, जैन कहीं साहब। भी ना ही पुलिस पक्ष पे आरोप लगाया, ऐसा है कि ना हर ही चीज मैंने को किसी इन्होंने तरीके शुरुआत से कर ये दी। आरोप लगाया कि इन्होंने कोई शुरुआत ढील कर दी बढ़ती बाबरी गई। मस्जिद की तरफ तो लेके जब गए आगे पुलिस ओके, ओके, प्रियंका, ओके, राजनीतिकरण प्रियंका, करते हैं, ओके। पुलिस वहाँ से से शुरुआत लेकर होगी, अलग अलग let him लोगों answer को now. आईना दिखाना जरूरी होता है। अब ओके, ये प्रियंका। बोलते चले जाएंगे, किसी नहीं, और बोलिए ने जैन साहब, सुनेंगे आप नहीं, बोलिए। क्योंकि इनको सिर्फ आरोप करने हैं। आपने शुरुआत कर दी सिर्फ इसको पहले ले गई बबरी मस्जिद की तरफ। और आपको आपके क्या सामने करना है, एक सर? केस का माफी डिसीजन के बारे मांगूंगी, में बात आपको हो रही क्या थी, करना है? आपके बारे में, आरोपियों के बारे में बात हो रही थी, आपके पास बात हो रही थी कि आपने दाऊद इब्राहिम का क्या करना है। आप सिर्फ घुमा फिरा के इसको, इस पार्टी ने वो किया, इसलिए यहाँ पे बम धमाके हुए। हर बार इसी तरह से दहशतवादी कार्यवाहियों को सर, अगर आप शायद आप जस्टिफाई भूल करती गए रहेंगी थे, तो आपने कैसे काम शायद या चलेगा? तो भारतीय आप जनता सिर्फ काम पार्टी करिए, के आप ओपनिंग काम की कमेंट बात के बाद करिए आपने कि शुरुआत किस की तरह से डिबेट इस में देश को, आकर या आपने ये किस तरह से डिसाइड इस किया देश हुआ को है डिबेट कि को आप कहाँ सिर्फ ले जाना आरोप चाहिए? लगाकर सिर्फ उंगली कानून की उठाइए। बात को तय That was करना था party page of कि the आगे parliament। क्या होना है। मैं लेकर Because जाऊंगी। it's a very पर्सनल क्यों हो जाते हैं? मैं हम पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? हम पर्सनल क्यों जा रहे हैं? प्रियंका, आपको बोलने का मौका दिया मुझे, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आप जैन साहब को ये बोलने सारी दीजिए, चीजें discuss फिर मैं होनी आऊंगा, चाहिए आपको थी। मौका मिलेगा तो आपके पास आऊंगा। जैन साहब अपनी बात पूरी कीजिए आप, फिर मैं आता हूं के वाजपेयी। सर मेरी बात, मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि हर चीज को हम लोग घुमा फिरा के किसी ना किसी पार्टी की कमी है, उनकी गलती की वजह से ऐसा हुए शुरू कर देते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस आदमी को, इस चूहे को पाकिस्तान से निकाल के भारत में कैसे लाया जाए, उसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप सिर्फ एक दूसरे को एक्यूज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि आपके सामने आपने क्या रणनीति अपनाई? आपकी सरकार बहुत साल तक यहाँ पे रही, जब ये ब्लास्ट हुए थे उसके बाद में बहुत साल तक आपकी सरकार रही, पिछले 10 साल रही। अब बीजेपी की सरकार है 3 साल में। हर आदमी ने बात की उसके बारे में कि इस आरोपी को हम ठीक है लेके सर, आएंगे, बिल्कुल पकड़ सही के बात है, कैसे बिल्कुल लेके सही बात है। आएंगे, बजाय उसके एक बारे में दूसरे कोई के ऊपर रणनीति आरोप लगाने के अगर हम ये तय करें कि आगे क्या करना है तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। वाजपेयी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिए मैं आपको टाइम नहीं दे पाया दोबारा, लेकिन मुंबई को इंसाफ मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुंबई को पूरा इंसाफ तब मिलेगा जब दाऊद इब्राहिम कोर्ट के कटघरे में खड़ा होगा और वहां उसको सजा सुनाई जा रही होगी, और तब कहीं जाकर मुंबई कर ये कहेगा कि हाँ आज मुझे इंसाफ मिला है।